नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आर्यन क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 3 न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए न्यायपालिका, जैसा कि आपको पता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कितने अंग होते हैं? 3। और उन 3 अंगों में सबसे पहला जो अंग होता है वो विधायिका, दूसरे नंबर पर जो अंग आता है कार्यपालिका एंड 3rd न्यायपालिका। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका अध्ययन करेंगे? न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका का जो कार्य होता है न्याय के लिए सक्रिय रहना, अर्थात किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है ना। अब देखिए पिछली वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो जिस चीज को हम यहाँ पढ़ने चाह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसे अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए हम यह बात करें सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात करें? सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कई जगह ऐसी भी लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या लिख देते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसका दूसरा नाम है उच्चतम न्यायालय। क्या नाम है इसका दूसरा? उच्चतम न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिसको शॉर्ट भाषा में एससी कहते हैं। दूसरे नंबर पर इसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय, किसकी बात करें हम यहाँ? सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट हम जिसको कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि अमेरिकी संविधान के विपरीत। किसके विपरीत? अमेरिकी संविधान के विपरीत। विपरीत का मतलब अपोजिट। भारतीय संविधान में। किसमें? भारतीय संविधान में। ध्यान देना, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है। तो भारतीय संविधान में, किसमें? भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। अब एकीकृत किस प्रकार है वो हम देखेंगे, जिसमें शीर्ष पर क्या होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय होती है। क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एक एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके शीर्ष स्थान पर या उच्च स्थान पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है ना। और इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, बाकी जितने भी छोटे न्यायालय हैं वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। किसके अधीन? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थिति है, न्यायपालिका का जो संरचना है वो किसकी तरह है? एक पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है? एक पिरामिड की तरह है। अब पिरामिड में क्या होता है? सबसे ऊपर सर्वोच्च संस्था होगी, फिर उससे नीचे उच्च संस्था होगी, फिर निम्न संस्था होगी। ऐसे यहाँ सर्वोच्च संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। आगे देखिएगा कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? एकीकृत न्याय व्यवस्था को, जिसमें शीर्ष पर क्या, कौन सी संस्था विराजमान है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ का? हम बात करें भारतीय न्यायपालिका की। किसकी बात करें? भारतीय न्यायपालिका की। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, कहाँ की बात करें? भारत। तो वास्तव में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। न्यायालय को अदालत भी कहा जाता है, कोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है।
ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था, ध्यान देना, न्यायालय की, किसकी? न्यायालय की। तो न्यायालय की यह एकल व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? एकल व्यवस्था। तो न्यायालय की यह एकल व्यवस्था कहां से ग्रहण की गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण की गई है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, कहां से ग्रहण की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायालय की एकल व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। तो न्यायालय की एकल व्यवस्था को हमने कहां से ग्रहण किया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से इसको हमने ग्रहण किया है या इसको लिया है। क्या करती है ये? यह केंद्र व राज्यों के अंतर्गत विधियों को लागू करती है, अर्थात केंद्र एवं राज्यों में कानून को लागू करती है। क्या? न्यायालय व्यवस्था क्या करती है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य किसको लागू करती है? कानूनों को लागू करती है। अब देखिए, हमने कहा था कि अमेरिका के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो विपरीत किस प्रकार हुआ? देखिए, अमेरिका भी संघात्मक राज्य है, ठीक है ना। तो दूसरी ओर अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैध व्यवस्था है, द्वैध शासन व्यवस्था है, अर्थात वहां पर दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहां पर राज्य की और देश की दोनों की अलग अलग संविधान होता है, दोनों का, ठीक है ना, अलग अलग दोनों के नागरिकों की नागरिकता होती है। ऐसे ही वहां पर न्यायपालिका भी अलग अलग होती है, एक राज्य की होती है, एक केंद्र की होती है। बात कर रहे हैं अमेरिका की, भारत की नहीं। भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। जबकि भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय को एकीकृत माना गया है और एकीकृत न्याय व्यवस्था ही भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया। आगे देखना कि भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो देखना बात स्टूडेंट, उच्चतम न्यायालय कह दो या सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देना, भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन, किसका गठन? उच्चतम न्यायालय। शुरुआत की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को कब किया गया था? कि भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है, क्या है? भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 2 दिन बाद ही भारत में क्या कर दिया? उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया। कि संविधान तो बना लिया भारतीयों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान तो बना लिया, परंतु संविधान में कुछ संशोधन या कुछ अपवाद का कोई स्वरूप है तो उसको कहाँ ले जाया जा सकता है? उसको ले जाया जा सकता है न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था का गठन किया 28 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ध्यान रह जाएगा कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। अब देखिए, यह भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? भाग 5 में वर्णित है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 से 147 तक इनका वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्र, स्वतंत्रता एवं उनकी शक्तियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि भारत में न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या 31 है। देखिए क्या है कि किताब में आपकी में 31 लिखा हुआ है, परंतु वर्तमान में तो वर्तमान का मतलब 2020 में, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या, किसकी संख्या? न्यायाधीशों की संख्या। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, कितनी हो गई? 34। कितनी हो गई? 34 हो गई। ध्यान देना कि इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। इसमें एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। एक कौन है बेटा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। और 33 कौन है? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है, जो कि अन्य राज्यों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विराजमान है। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 34। कितनी हो गई? 34। एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। तो क्या हुआ था? 2019 में केंद्र सरकार ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 34 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। ये ध्यान रह जाएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? और 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिभूत है, अर्थात वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। कौन से भाग में वर्णित है? भाग 5 में वर्णित है। कौन से भाग में वर्णित है? भाग 5 में। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। ध्यान देना, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 124 से लेके 147 है। आगे देखना आप लोग कि भारतीय संविधान, किसकी बात कर रहे हैं हम? भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय कि उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 143 तक वर्णित है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 34। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान देना आगे बेटा। उच्चतम न्यायालय की बात करें, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो आप, या इंग्लिश में एससी या सुप्रीम कोर्ट की स्पेलिंग जो मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, यह जो संस्था है उच्चतम न्यायालय, यह पूरे देश की एक होती है। यह पूरे देश में एक होती है। पूरे देश में एक होती है, तो कहीं एक इसका ऑफिस होगा, कार्यालय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यालय है, या सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी, तो देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है स्टूडेंट्स? दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित किया गया है। ठीक है ना? जैसे कि आपको बताया था कि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में। इसमें एक मुख्य सचिव होता है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर हम वर्तमान न्यायाधीश की बात करें, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में कितने हैं? 33। कितने हैं? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। अगर वर्तमान हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो देखिए, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान देना, वर्तमान में वो है S.A. स्टूडेंट्स, S.A. बोबडे। क्या नाम है? S.A. बोबडे, जिसका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे। कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। फिर आता है इनका कार्यकाल। क्या आता है? कार्यकाल। देखिए,
कार्यकाल की हम बात करें तो उच्चतम न्यायाधीशों के कार्यकाल जो होता है वो ना तो विधायिका निश्चित करती है ना कार्यपालिका, ठीक है ना। इनका कार्यकाल इनके रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति तक बना रहता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु या रिटायरमेंट आयु कितनी है? 65 वर्ष है। ध्यान देना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी होगी स्टूडेंट्स? 65 वर्ष होगी, कि 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अब इनको पद से हटा सकते हैं, पद से क्या कर सकते हैं? इनको हटाया जा सकता है। तो ध्यान देना कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग। अब महाभियोग किस प्रकार लगता है? महाभियोग का मतलब होता है अविश्वास प्राप्त होना। किसके खिलाफ? जो जिस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लगेगा। तो देखिए, न्यायाधीशों को केवल महाभियोग या दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो दोनों सदन कौन कौन थे संसद के? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 सदस्यों की बहुमत से इनको क्या कर सकते हैं? पद से हटाया जा सकता है। अर्थात 2/3 बहुमत से ही इनको कैसे, कहां से हटा सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है। किनको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो पद से इनको महाभियोग व दुर्व्यवहार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग व दुर्व्यवहार संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कौन कौन से हैं संसद के दोनों सदन? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। इनके द्वारा ही इनको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पद से हटाया जा सकता है। आगे इनके वेतन और भत्तों की हम बात करें, इनके वेतन और भत्तों की अगर हम बात करें तो देखिए, पद से हटाया जा सकता है महाभियोग व दुर्व्यवहार के आधार पर। अब इनके वेतन और भत्तों की बात करें तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका जो पहले वेतन था 1,25,000 रुपये। कितना था? 1 लाख, ठीक है ना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन है वो अनुच्छेद 125 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 125 के तहत। ध्यान देना, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, के वेतन और भत्ते, ध्यान देना बेटा, अनुच्छेद 125 के तहत, अनुच्छेद 125 के तहत संसद भारत की संसद निधि निर्मित करे। अर्थात संचित निधि से जो टैक्स वगैरह से जो आय प्राप्त होती है उनसे इनकी क्या करती है? सैलरी देती है। तो 1 जनवरी 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश को 2019 से वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपए प्रति माह। कितना वेतन मिलता है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और ये चीफ जस्टिस अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 रुपए, जो एक होता है मुख्य न्यायाधीश। बाकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, तो अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपए होता है। कितना होता है बेटा? 2,50,000 रुपए मासिक होता है, महीने के होते हैं। आपसे पूछेगा न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो देखिए न्यायाधीश का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में जो वेतन है 2,80,000 रुपए है। कितना है? 2,80,000 रुपए महीना है। और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपए महीना निश्चित किया गया है। कितना निश्चित किया गया है? 2,50,000 रुपए। फिर आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति,
तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जजों की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति में के संबंध में, अर्थात आ गया ना राष्ट्रपति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो वास्तविक शक्ति होती है किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है ना। और वरिष्ठतम न्यायाधीश, देखिए अब मुख्य न्यायाधीश को भी कैसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 न्यायाधीशों, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम क्या करेगा? प्रस्तावित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायालयों की सहायता से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। किसको? राष्ट्रपति को। और इसी में राष्ट्रपति क्या करेगा? एक को नियुक्त करेगा। जो वो नाम लिख के दे देंगे ना, उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त करेगा। इस प्रक्रिया की नियुक्ति के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसे कॉलेजियम व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था भी कहते हैं। कि इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे क्या कहेंगे हम? कॉलेजियम व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलेजियम व्यवस्था कहेंगे। तो कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं? कि एक तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये कुछ नाम राष्ट्रपति को क्या करते हैं? भेजते हैं और उन्हीं में से एक को क्या करता है? न्यायाधीश चुना जाता है। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना में, किसमें? भारतीय न्यायपालिका की संरचना में नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना में जो निम्न न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। जैसे उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में काम करेगा और जो जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करेगा। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, आगे अगर हम बात करें कि न्यायपालिका की नियुक्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं कि न्यायपालिका को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पद से उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कॉलेजियम व्यवस्था, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं वरिष्ठतम, जिनकी सलाह से न्यायाधीश को चुना जाता है। भारत में न्यायपालिका की हम बात करें तो भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है किसकी तरह है? पिरामिड की तरह है। कि सबसे सर्वोच्च संस्था उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके नीचे उच्च न्यायालय होगा, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखिए आप लोग, आगे हम बात करें तो आगे आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आगे इस टॉपिक जो आएगा वो आएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है ना। इससे पहले देखिए हम यहाँ नियुक्ति की बात कर चुके हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करता है।
इस तरह अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। उसके बाद कुछ न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या पहले वो अधिवक्ता वकील रह चुका हो। उसका कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष निश्चित होता है। कितना होता है? 65 वर्ष तक निश्चित होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है बेटा। फिर आते हैं इनकी सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। आगे आपके जो टॉपिक आता है किताब में वो आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करेगा। कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय, लेकिन संविधान ने जो सीमाएं बनाई है उसी के अंदर रहकर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? कार्य करेगा। उसी के अंदर रहकर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा स्टूडेंट्स? कार्य करेगा। ठीक है ना। आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व किस में दर्ज है? संविधान में दर्ज है। कुछ विशेष जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। टॉपिक थोड़ा सा हम जा रहे हैं कि मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई कौन कर सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे में निचली अदालतों में सुनवाई निश्चित नहीं होती। कि जब हम सुप्रीम कोर्ट ही चले गए तो हाई कोर्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हमें आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो पहला जो आता है आपके, देखिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, 4 अधिकार दिए गए हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरे नंबर पर आता है बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद रिट संबंधी अधिकार। कौन सा आता है? रिट संबंधी अधिकार। रिट संबंधी अधिकार। तीसरे नंबर पर आता है बेटा आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा आता है बेटा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्राधिकार आते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत पहले नंबर पर जो आता है वो आता है बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है ना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार पहले नंबर पर कौन सा आएगा? प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। देखिएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, और ऐसे में निचली अदालतों में सुनवाई आवश्यक नहीं होती। अर्थात निचली अदालतों में हम जा नहीं सकते। मौलिक अधिकारों के अंदर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो हमने पढ़े थे अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए कहां जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है ना। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो वो चाहे सीधे उच्च व सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है बेटा। और इन रिटों के माध्यम से ही न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। कौन देगा? न्यायपालिका। किसको आदेश देगी? कार्यपालिका को, कि वह कुछ करे या न करे। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है जो क्या है बेटा? अपील का उच्चतम न्यायालय है। तो ये आ जाएगा प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक या मौलिक जो क्षेत्राधिकार होता है इसमें कहा गया है कि
मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में निचली अदालतों में हमें जाना अनिवार्य नहीं। दूसरा आता है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या आता है बेटा? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट, इसमें क्या होगा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए कहा जा सकता है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश किसके रूप में दे सकता है? रिट के रूप में दे सकता है। ठीक है ना? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कि यह कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए कहाँ जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहाँ पर जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और वह आदेश किसके रूप में देगा? रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है ना? जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो चाहे तो सीधा उच्च न्यायालय जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश भी दे सकता है। नोट्स आपके पास उपलब्ध है। तीसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखिए बेटा, अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण मुकदमे पर पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? संपूर्ण मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसको कानून के मुद्दों की पुनः जांच करेगा। अर्थात उच्च न्यायालयों को वह अपने नीचे की अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है कि नीचे की अदालत ने कोई फैसला सही नहीं किया तो ऊपर की अदालत उसको आदेश दे सकती है कि यह फैसला आप दोबारा से कीजिए, पुनः जांच करवा सकता है। ठीक है? देखिए कि उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे के न्यायालयों की अदालत के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध, कि सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। अपील करते हैं ना हम, रिट याचिका दायर करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का क्या है? उच्च न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। उसके बाद आता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, देखिए सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में देखिए, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ठीक है ना? लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। परामर्श, सलाह का मतलब होता है परामर्श। क्या होता है बेटा? परामर्श। तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श लेने के लिए क्या भेज सकता है? आदेश भेज सकता है। ठीक है? ये आपके सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार हो जाएंगे। अब सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में कि राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये सब आपको नोट्स में दिए गए हैं, एक एक चीज समझाई गई है, ध्यान दे लेना। अब आता है बेटा आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है न्यायिक सक्रियता। क्या आता है? न्यायिक सक्रियता। देखिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्याय के लिए सक्रिय होना। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ होता है? कि न्याय के लिए सक्रिय होना। देखिए, अनेक लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांति परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। ठीक है ना? भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका भी रही है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन, क्या है? जनहित याचिका। सक्रियता का साधन क्या है स्टूडेंट्स? जनहित याचिका। कि
कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। कहाँ पर? न्यायालय में। कहाँ पर दायर कर सकता है? न्यायालय में। ठीक है ना। आगे देखिए आप, आगे यह कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता में कि मुख्य साधन जनहित याचिका रही है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या रहा है स्टूडेंट्स? जनहित याचिका रही है। इतना ही इसमें कहा गया है। और कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। सबसे पहले न्यायिक सक्रियता का जो विकास हुआ है कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कि किसी भी व्यक्ति अर्थात भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या रहा है? न्याय जनहित याचिका रही है। कि किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को भी आधार मानकर उन पर विचार करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। कि ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर यहाँ न्याय के लिए सक्रिय होना, तो भारत की न्यायपालिका क्या हो गई? न्याय के लिए सक्रिय हो गई। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है, घटना हुई है, वो ही आकर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराए। अखबार या डाक के माध्यम से या अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी क्या हो सकता है? मुकदमा दर्ज हो सकता है। और उसके लिए न्याय क्या है? सक्रिय है। और न्यायिक सक्रियता मुख्य साधन जनहित याचिका है, अर्थात लोगों की याचिका के आधार पर ही यह कार्य किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे आता है न्यायपालिका और अधिकार। क्या आता है? न्यायपालिका और अधिकार। देखिए न्यायपालिका और अधिकार में कि अनुच्छेद 13, 32 और 226 में 13, 32 और 226 में, ठीक है ना, न्यायपालिका और न्याय के लिए क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 13 में कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर कानूनी घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13 में तो यह कहा गया है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह कहा गया है कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की भी शक्तियां प्राप्त होती है। किनको? उच्च न्यायालयों को। ठीक है ना। उसके बाद न्यायपालिका और संसद आती है। न्यायपालिका और संसद का क्या कार्य होता है? कि देखिए, संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने। संसद का कार्य क्या होता है? कानून बनाने। संसद का कार्य है कानून बनाने। ध्यान देना, न्यायपालिका और संसद की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? न्यायपालिका और संसद की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यायपालिका और संसद में अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, डिटेल में लिख देता हूं, वैसे नोट्स आपके पास है ही, कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर कानून घोषित कर सकता है और उसे लागू होने से रोक सकता है। किसी कानून को गैर कानूनी घोषित कर सकता है और उसे लागू होने से रोक सकता है। और लागू होने से रोक सकता है, लागू होने से रोकने की प्रक्रिया कर सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जो हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों में। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, 5 प्रकार के लेखों के बाद 226 में भी क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ उच्च न्यायालय, तो यहाँ उच्च न्यायालय भी कुछ लेख जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद 13, 32, 226 न्यायपालिका और मूल अधिकारों के लिए फेमस है। अब देखिए न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका और संसद, न्यायपालिका और संसद, ये व्यवस्थापिका हो गई, ये न्यायपालिका हो गई। तो देखिए, संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में क्या है? सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह निश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। ठीक है। लोकतंत्र विधायिका व न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित होती है।
न्यायिक सक्रियता को दर्शाने वाली याचिका को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं किताब के माध्यम से कि लोकतंत्र विधायिका व न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। न्यायिक सक्रियता को दर्शाने वाली याचिका को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है व उसके नीचे उच्च न्यायालय है। ठीक है, जिला न्यायालय व अधीन न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है। उसके बाद आता है बेटा न्यायिक सक्रियता। क्या आता है? न्यायिक सक्रियता। तो देखिए न्यायिक सक्रियता के बारे में कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? अमेरिका में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहाँ पर जन्म ली थी? अमेरिका में जन्म ली थी। और यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर एस जूनियर अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1970 में अपनाया गया था। न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। अर्थात न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों को पालन करने के लिए क्या कर सकती है? बाध्य कर सकती है। ठीक है बेटा। पुनर्विलोकन के आधार पर भी न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। कि न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। किसका उल्लंघन करता हो? संविधान का। न्यायपालिका को यह शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए कि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों की अनदेखी न करे तथा मनमाना आचरण न करे। ठीक है, ये कुछ अधिकार है और इन्हीं अधिकारों के साथ 4 प्रकार के लेख जो मैंने आपको बताया था, मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट, अपीलीय और परामर्श संबंधी, है ना। और भी होते हैं जैसे अभिलेख न्यायालय हैं। फिर कि अपीलीय संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो दीवानी, फौजदारी एवं संवैधानिक मामलों से संबंधित होते हैं। न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यताएं होती हैं। न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो या अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, 1 उच्च मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। देखिए बेसिकली परफॉर्मा हम यहाँ समझ चुके हैं, बाकी डिटेल्स मैंने आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवा रखी है, खासतौर से 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सभी चीज़ें ध्यान से समझनी है। न्यायपालिका का गठन प्रक्रिया, कुछ महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ कि न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, अब न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनमें देखिए आपको सबसे पहले अनुच्छेद 124 कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 124, 125, 126, 129 और 123। 124, 125, 126, 129, 133 और 143, ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन, स्थापना तथा गठन, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है न्यायाधीशों का वेतन। इसमें किसका वेतन आएगा? न्यायाधीशों का वेतन। नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां। इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे हमने कहा था अभी पढ़ा था, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये 129 में आ जाएगा। 133 में देखिए कि सिविल मामलों में 129 में जो आपके आएगा अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, लेखा संबंधी अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। 133 में आएगा बेटा अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या आ जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। 12th में खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, फिर भी आप लोग इनको लिख सकते हो
और 143 में कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। ठीक है ना, ये आपके जो थर्ड लेसन है, 21 सेकंड का थर्ड लेसन है, ये कंप्लीट होता है। नोट्स में एक बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 73वां 74वां संविधान संशोधन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझना और पढ़ना। ठीक है बेटा, नोट्स आपके पास उपलब्ध है। धन्यवाद।